मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन EFM। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत पंचायत राज की सफलता के लिए सुझाव, सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ पंचायती राज। देश का विकास तभी होगा जब उसकी आत्मा के रूप में गांवों की प्रगति हो। गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। पंचायतों की सफलता के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे या इनके सफल होने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है, पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे और उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन्हें कठोरता से लागू किया जाए। पंचायत राज संस्थाएं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। पंचायतों की निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मनमाने ढंग से भंग करने के अधिकार पर कानूनी प्रावधानों द्वारा अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को भंग करने पर उनके चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य ही कराए जाने चाहिए। ये प्रसन्नता की बात है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि भंग की गई पंचायतों के चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य ही करवा लिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों का उदासीन होना इनके लिए घातक होगा। राज्य सरकारों, उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जिला अधिकारियों को इन विकेंद्रित प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए मित्र दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाले शिक्षकों को कार्य करना चाहिए। अधिकारियों को अहंकार व वर्ग उच्चता की खोखली धारणाओं को त्यागना होगा। नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति से काम नहीं चलेगा। पंचायती राज का भविष्य, फ्यूचर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य के संबंध में कुछ लोगों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई है, लेकिन भारत में इन संस्थाओं का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। हम इस निष्कर्ष के समर्थन में महान विधिवेता श्री BR कृष्ण अय्यर के विचारों को उद्धृत कर सकते हैं। पंचायतों के बारे में एक गंभीर शिकायत यह है कि इसके कारण हमारे गांवों में गहरी और पक्की धड़ेबाजी फैली हुई है। आपसी मनमुटाव, जातिगत तथा राजनीतिक झगड़ा तथा सांप्रदायिक हिंसा के कारण सरकारी कामों के सामूहिक प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा गांवों में धन का दुरुपयोग, सामंतवादी शोषण, महिलाओं के प्रति असमानता, हरिजनों तथा गिरिजनों पर अत्याचार और चुनाव में हेराफेरी जैसी बुराइयों का भी बल मिलता है। हालांकि देश के अधिकतर इलाकों के बारे में इस तरह की आशंका करना अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, किंतु काफ़ी क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को विफल करने और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उचित है। गांव में धड़ेबाजी से निपटना कठिन कार्य है।
परंतु इसी आधार पर निर्वाचित स्वशासन की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता और नई सांप्रदायिकता जिसके अस्तित्व में इनकार नहीं किया जा सकता के आधार पर ऐसा निर्णय करना उचित है। वास्तव में यही तर्क भारत को स्वतंत्रता देने में से इनकार करने सकता है। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हम टेढ़े मेढ़े ढंग से ही सही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निचले स्तर पर स्वशासन प्रणाली को अस्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं है। निश्चय ही रिश्वतखोरी, पंचायत पक्षपात, भाई भतीजावाद, जात पात तथा अन्य बुराइयां रहेगी। बेईमानी से सामना होने के इन अनुभवों से भी लोगों की राजनीतिक आंखें खुलेगी। पंचायत हो या देश, उस पर शासन कौन करे, इसकी अंतिम निर्णायक जनता है, भले ही वह अज्ञानी, निरक्षर, संकीर्ण या नासमझ क्यों न हो। क्या प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, जो कि एक दल के नेता है, विपक्ष के कट्टर विरोधी नहीं होते? क्या कभी कभी ये अपने विभाग के मामलों में अनभिज्ञ नहीं होते? परंतु संसदीय प्रणाली में ऐसे जोखिम तो होते ही हैं। निचले स्तर पर क्रूरताएं, अत्याचार, झगड़ालू और तौर तरीके तथा हमले भी हो सकते हैं। ऊपरी स्तर पर तो इससे भी अधिक घातक, अधिक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं, किंतु ये सब छिपा रहता है। परंतु अगर आदमी को सत्ता में शामिल करने से के बहुत फायदे होंगे। राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाएगी, प्रशासन चलाने के लिए अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने लगेंगे और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा। अतः पंचायत राज संस्थाओं को भविष्य में बनाए रखना देश के लिए लाभदायक साबित होगा। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है।